Hello everyone. Good afternoon to all of you. So in today's class we are going to discuss about accounting for share capital transactions और उसमें स्पेसिफिकली हम बात करेंगे इशू ऑफ शेयर्स की। देखो, इसकी अकाउंटिंग जानने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है हमें ये पता हो कि शेयर्स क्या होते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जो कि है 1 लाख रुपीस की। कितने की है? 1 लाख रुपीस की। लेट सपोज मेरे को एक प्लॉट मिल रहा है लैंड का जो कि 1 लाख रुपीस का है और मुझे पता है कि 1 साल बाद ये प्लॉट को मैं 1,50,000 रुपीज में सेल आउट कर सकता हूं। ठीक है, अब पहला ऑप्शन क्या है मेरे पास कि ये मैं 1 लाख रुपए खुद पूरे के पूरे इन्वेस्ट कर दूं अगर मेरे पास पड़े हैं और अगले साल 1,50,000 लेके प्रॉफिट अर्न करूं। नेक्स्ट, अगर मेरे पास ये 1 लाख रुपीज अवेलेबल नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं? हाँ जी, तो मैं क्या कर सकता हूं? क्या होगा, माइट भी मैं अपने फ्रेंड से बोरो कर लूं, राइट? फ्रेंड से बोरो कर लूं, या दूसरा ऑप्शन क्या होता है, मैं लोन ले लूं। अच्छा, अगर मैं एग्ज्यूम करूं कि मैंने फ्रेंड से बोरो किया, लेट सपोज 50,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट मैंने करी, 50,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट मेरे फ्रेंड ने करी, तो होगा क्या? जब प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट का 50% मुझे अपने फ्रेंड को देना पड़ेगा। मींस इस प्लॉट ऑफ लैंड के 50% ओनर किसको बनाना पड़ेगा? मुझे अपने फ्रेंड को। या मान लो कि लेट सपोज मेरे फ्रेंड के पास भी 50,000 नहीं थे, मैंने 50,000 इन्वेस्ट करे, एक फ्रेंड से मैंने 25,000 लिए और दूसरे फ्रेंड से 25,000 लिए। मतलब इस प्लॉट ऑफ लैंड को अब मेरे को कितने हिस्सों में बांटना पड़ेगा, कितने शेयर्स करने पड़ेंगे? मेरे को 3 हिस्से करने पड़ेंगे, 3 शेयर्स करने पड़ेंगे। और प्रॉफिट्स कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, जिसमें मेरा 2% होगा, इनका 1 और 1 होगा। मतलब अगर मैं रेशियो निकालू तो 2:1 होगा। राइट और रॉन्ग? अब सिमिलर केस में हम जब कंपनी देखते हैं, कंपनी को भी बहुत सारे फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। लेट सपोज हमारे केस में कंपनी को 50 लाख रुपीज चाहिए। अब वन ऑफ द मेथड क्या है कि ओनर या प्रमोटर्स खुद लगाएं सारा पैसा। दूसरा वे क्या है कि कंपनी लोन ले ले। और तीसरा वे जिसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि कंपनी पब्लिक से रेज कर ले फंड, पब्लिक से, जनरल पब्लिक से ले ले फंड्स को। ठीक है, अब हुआ क्या, कंपनी को चाहिए 50 लाख रुपीज। अब कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर तो 50 लाख रुपीज एक साथ इन्वेस्ट नहीं कर सकता। सर इजीली कर सकता है, आप बोलोगे। लेट सपोज ये करोड़ों में अमाउंट चल रही है, मैं भी छोटी छोटी अमाउंट ले रहा हूं ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो। ठीक, करोड़ों में अमाउंट चल रही है तो एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर या एक इंडिविजुअल पब्लिक या जनरल पर्सन एक साथ इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता और उसमें रिस्क भी ज्यादा है। तो होता क्या है कि कंपनी इस 50 लाख की कैपिटल को, यही होती है ना जो इन्वेस्टमेंट होती है, इस 50 लाख की कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। लेट सपोज कंपनी ने कहा 10 रुपीज में डिवाइड कर रही है, तो उसने 10 रुपीज वाले 5 लाख पार्ट्स कर दिए। 10 रुपीज वाले 5 लाख पार्ट्स हो जाएंगे, राइट? जो ये पार्ट्स करे, जो हिस्से करे, दैट आर कॉल्ड शेयर्स। ठीक है, अब एक एग्जांपल लो। लेट सपोज ये रिलायंस कंपनी है। ठीक है, रिलायंस कंपनी को फंड्स चाहिए 50 लाख रुपीज। तो मुकेश अंबानी जी मार्केट में जाएंगे और कहेंगे कि मैंने अपने 50 लाख रुपीज को 10 रुपीज के शेयर्स में डिवाइड कर दिया। लेट सपोज एक कागज का टुकड़ा लिया, हाँ जी, ये 10 रुपीज के शेयर्स के हैं। जिस पर्सन को मेरे रिलायंस में इन्वेस्ट करना है वो 10 रुपीज मेरे को दे सकते हैं और एक शेयर मेरे से ले सकते हैं। इस शेयर का मतलब क्या है, हम उस 50 लाख में से 10 रुपीज हमने इन्वेस्ट करे हैं, उस 10 रुपीज के हम ओनर हैं, राइट? उस परसेंटेज के हम ओनर बनेंगे। तो मुकेश अंबानी जी मार्केट में आएंगे, हाँ जी, जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है वो 10 रुपीज का ये पेपर का टुकड़ा मेरे से खरीद सकता है, राइट? एक पेपर के टुकड़े पे लिखा हुआ है कि सो एंड सो पर्सन ने 10 रुपीज इन्वेस्ट करे हैं, सो ही बिकम इतने परसेंट का ओनर ऑफ द कंपनी। तो जिसने भी इन्वेस्टमेंट करनी होगी वो ये 10 रुपीज का, मतलब 10 रुपीज मुकेश अंबानी जी को देंगे
और ये शेयर उनको दे दे, उनके पास चला जाएगा, मतलब ये कागज का टुकड़ा इन्वेस्टर के पास चला जाएगा। ठीक, अब कोई चाहे तो वो 1 शेयर भी खरीद सकता है, कोई चाहे तो वो 10 भी खरीद सकता है, जितनी जिसकी श्रद्धा उसके अकॉर्डिंग वो शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स खरीद लेगा। बट 1 शेयर 10 रुपीज का है, और जितनी श्रद्धा होगी, लेट सपोज मैं 500 खरीदना चाहता हूं, तो मैं 500 शेयर्स खरीदूंगा, मुझे मुकेश अंबानी को कितने रुपए देने होंगे, 5000 रुपीज। तो 5000 रुपीज मैं इन्वेस्ट करूंगा, और उतने ही परसेंटेज का मैं ऑनर बन जाऊंगा रिलायंस का। दिस जो पेपर का टुकड़ा जिसे मुकेश अंबानी जी ने सेल आउट किया, दैट इज शेयर। समझ आया शेयर क्या होता है? अब तुम कई क्वेश्चंस माइंड में उठ रहे होंगे, रियलिटी में पेपर नहीं होते, पहले होते थे, अब क्या सब कुछ डिजिटलाइज्ड है, तो डिजिटल वे में फॉर्म होता है पूरा। ठीक है, समझ आ गया बेसिक बेसिक शेयर क्या होता है। अब जितने लोग खरीदेंगे वो ओनर बन जाएंगे, और कंपनी को उसके फंड्स मिल जाएंगे। ऐसा ही होता है ना, अगर हम याद करें पार्टनरशिप में, जो जितनी इन्वेस्टमेंट करता है वो उतने % का ओनर बन जाता है, अगर इक्वली वाला नहीं चल रहा सिस्टम तो उतना उसमें प्रॉफिट का हिस्सा होता है। कंपनी भी जब प्रॉफिट अर्न करेगी तो मुझे डिविडेंड देगी। समझ आया व्हाट इज शेयर? अब एक चीज और ध्यान से सुनना, मैंने अभी बात क्या करी थी, 10 रुपीज का एक शेयर है, राइट, और कितने इशू करना चाहते हैं, 5 लाख शेयर, ताकि उनके जो फंड्स हैं 50 लाख के वो रेस हो जाए। अब जरूरी नहीं है कि अंबानी जी ये पूरे 10 रुपीज के 10 रुपीज एक साथ मंगवाए। अंबानी जी के पास ऑप्शन है कि ये 10 रुपीज वो इंस्टॉलमेंट्स में भी मंगवा सकते हैं। लेट सपोज मैं अंबानी जी से शेयर्स खरीदने गया, तो मैं वही था कि वो ये लेके बैठे थे कागज का टुकड़ा, लाओ जी हरनीत जी 10 रुपए दो और ये शेयर ले जाओ। अब हुआ क्या क्या करते हैं अंबानी जी, या तो अंबानी जी के पास एक ऑप्शन है कि वो पूरे के पूरे 10 रुपीज एक साथ ले लें। मतलब सर अंबानी ने ये 10 रुपीज का शेयर मेरे को दिया, मैंने ओनर को कितने रुपए दिए, कंपनी को कितने रुपए दिए, 10 रुपए दिए। कंपनी ने मुझे 10 रुपीज का शेयर दिया, और मैंने कंपनी को 10 रुपीज दिया, और कंपनी ने मेरे को शेयर दिया। पहला तरीका तो ये। दूसरा कंपनी का कह सकती है कि ऐसा करो हरनीत सिंह, आप अभी 2 रुपीज दे दो सिर्फ मुझे, आप अभी 2 रुपीज दे दो, फिर बाद में हमें 3 रुपीज दे देना, फिर लेट सपोज बाद में 3 और दे देना जब हम मांगे, फिर बाद में 2 रुपीज और दे देना। मतलब आप एक साथ 10 रुपीज मत दो, आप हमें इंस्टॉलमेंट्स में दे दो जब हम मांगेंगे। लेट सपोज आज अप्रैल में हम 2 रुपीज मांग रहे हैं, अगली बार हम मई में मांगेंगे, फिर जून में मांगेंगे, फिर जुलाई में मांगेंगे, तब आप हमें पेमेंट कर देना। तो नेसेसरी नहीं है कि कंपनी एक साथ पूरी लमसम अमाउंट मांगे, कंपनी इंस्टॉलमेंट्स में भी पैसे मांग सकती है। समझ आ गया? बिल्कुल समझ आया। चले आगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, ध्यान से सुनना, टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स कितने में, फिर वापसी अपने एग्जांपल पे आते हैं। रिलायंस का एक 10 रुपीज का शेयर था, और रिलायंस कितने इशू करना चाहती थी, 5 लाख शेयर्स, 5 टोटल 50 लाख रेस करना चाहती थी। अब उनके पास ऑप्शन है कि लमसम में भी 10 रुपीज मंगवा सकते हैं, और इंस्टॉलमेंट्स में भी मंगवा सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, कभी कभार होता क्या है, ये 10 रुपीज का शेयर बहुत ही महंगा बिकता है। मतलब ये 10 रुपीज का शेयर या तो 10 रुपीज में बिके मार्केट में, या इससे सस्ता भी बिक सकता है, या इससे महंगा भी बिक सकता है। सर मान लो अगर 10 रुपीज का शेयर 10 रुपीज में ही बिक रहा है, तो उसे बोलते हैं शेयर इशू एट पार। शेयर इशू एट पार। अगर एक्सपेंसिव बिके, महंगा बिके, तो उसे बोलते हैं शेयर इशू एट प्रीमियम। सर प्रीमियम का मतलब, मैं कंपनी से शेयर खरीदने गया, कंपनी मेरे को 10 रुपए वाला शेयर दे रही है, ये लो हरनीत सिंह जी 10 रुपए वाला शेयर, मैंने कहा ये लो 10 रुपए। कहते पागलो, हम 10 रुपए नहीं लेंगे, ज्यादा पैसे लेंगे, आपको हमें 15 रुपए देने हैं लेट्स सपोज। मैंने कहा लेकिन आप शेयर तो 10 रुपए वाला दे रहे हो, तो 15 रुपए क्यों ले रहे हो? कह रहा हम प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं। मैं कहा किस बात का प्रीमियम? कहता हम अच्छी कंपनी है, रेप्यूटेड कंपनी है। तो जो रेप्यूटेड कंपनी होती है, बड़ी कंपनीज होती हैं, वो प्रीमियम चार्ज करती हैं कि हम 10 रुपए वाला शेयर ही है लेकिन आपसे ज्यादा चार्ज करेंगे। होता है ना भाई मार्केट में भी, जो चीज की वैल्यू ज्यादा होती है उस पर हमें प्रीमियम पे करने पड़ता, चाहे उसकी फेस वैल्यू कम हो।
ठीक। अच्छा, एक चीज और इधर से एक पॉइंट निकला, इस 10 रुपीज को क्या कहते हैं, इस 10 रुपीज को कहते हैं फेस वैल्यू, जो शेयर के फेस के ऊपर लिखा हुआ है, जितने का वो शेयर एक्चुअल में है। अगर फेस वैल्यू के इक्वल इशू हो रहा है तो एट पार, अगर फेस वैल्यू से ऊपर इशू हो रहा है, जो 10 रुपीज से ऊपर इशू हो रहा है, लेट्स सपोज 15 या 14 या 20 रुपीज में इशू हो रहा है, तो एट प्रीमियम। प्रीमियम का रीजन क्या हो सकता है, कंपनी की रेपुटेशन। ठीक है, समझ आया। अब इशू डिस्काउंट पे भी इशू हो सकता है, कि मान लो कंपनी कह रही है कि हम 10 रुपए का नहीं, सिर्फ 7 रुपीज का दे रहे हैं, दैट इज इशू एट डिस्काउंट। जब फेस वैल्यू से नीचे शेयर 10 रुपए का ही है कंपनी, लेकिन हमें 7 रुपए का दे रही है। सर ऐसा कब करती है, जब कंपनी को पता है कि लोग उसकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कंपनी डिस्काउंट पे दे देती है। ठीक है, अब इसमें झोल भी हो सकता है, इसीलिए डिस्काउंट में शेयर्स इशू करना अलाउड ही नहीं है। जो हमारा सेक्शन 53 है कंपनीज एक्ट 2011 का, कंपनीज एक्ट 2011 का, वो प्रोहिबिट करता है कंपनीज को कि वो शेयर्स डिस्काउंट में इशू करें। कहीं ना कहीं बस स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जहां पे डिस्काउंट में इशू होते हैं, जैसे स्वेट इक्विटी शेयर्स वगैरह, वो मैं डिस्कस नहीं करना। अब मान के चलो कंपनी शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती, तो या तो एट पार कर सकती है या तो एट प्रीमियम कर सकती है। और इन रियलिटी भी कंपनी प्रीमियम्स पे इशू करती है। फेस वैल्यू होती है कंपनी के शेयर की 1 रुपए या 2 रुपए इन रियलिटी, और वो जो इशू करती है वो कर रही होती है 400, 500 या 1000 रुपीज में, ऐसे में। और लोग खरीदते हैं क्योंकि कंपनी की रेपुटेशन होती है। ठीक है, समझ आ गया। शेयर्स अब मैंने बता दिया क्या होता है, एक एक पार्ट ऑफ द कंपनी, कैपिटल का पार्ट, जिससे हम ओनर बन जाएंगे। अब इसको कंपनी एट प्रीमियम भी इशू कर सकती है, एट पार भी इशू कर सकती है। समझ आ गया। चलिए आगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। 3 तरह की कैपिटल हो सकती है, ऑथराइज्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब। ध्यान से सुनना, अपने एग्जांपल में वापसी है। रिलायंस कंपनी ने एक 10 रुपए का शेयर इशू किया, कितने शेयर्स करे टोटल, 5 लाख शेयर्स। मतलब रिलायंस कंपनी के ओनर के पास टोटल ये 5 लाख कागज होंगे, जो जितने खरीदने आएगा उसको उतने कागज दे देगा और उनसे पैसे ले लेंगे, राइट। अब ध्यान से सुनना, ऐसे तो कोई भी अपनी मर्जी से जितने मर्जी शेयर्स इशू कर सकता है। कोई भी कंपनी जनरल पब्लिक में जाए और इशू कर ले और पैसा हड़प ले। तो उससे बचने के लिए सबसे पहले कंपनी को अपनी एक ऑथराइज्ड कैपिटल डिफाइन करनी होती है एमओए में। एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब जब कंपनी पब्लिक कंपनी की तरफ जाती है तो उसे सेबी अप्रूवल्स वगैरह से सबसे लेके रजिस्टर ऑफ कंपनी से अप्रूवल लेके एक ऑथराइज्ड कैपिटल डिफाइन करनी होती है। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या हो गया, कि कितनी अलाउड है हम पब्लिक से रेज कर सकते हैं। जैसे अगर कंपनी फॉर्म होनी चाहिए, मैंने डिसाइड किया कि मैक्सिमम मैं 80 लाख रुपीस पब्लिक से रेज कर सकता हूं। मतलब ये परमिशन ले ली मैंने सेबी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके कि मैक्सिमम 80 लाख रुपीस मैं कंपनी से ले सकता हूं। मतलब रिलायंस ने परमिशन ले ली कि वो 80 लाख रुपीस फंड्स रेज कर सकती है। दैट इज ऑथराइज्ड कैपिटल। ये मैक्सिमम अमाउंट होती है जो कंपनी किसी भी पब्लिक से रेज कर सकती है, और ये एमओ में मेंशन होती है कंपनी। ठीक है, फ्यूचर में अपने मीटिंग्स के थ्रू वो एमओए को अमेंड कर सकती है और इस अमाउंट को इंक्रीज कर सकती है। लेकिन जब तक अमेंडमेंट नहीं होती तब तक दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट देन पब्लिक कैन रेज थ्रू पब्लिक, मतलब कंपनी कैन रेज थ्रू पब्लिक। ठीक है, नेक्स्ट आता है इशूड कैपिटल। अब मैक्सिमम परमिशन रिलायंस को कितनी मिल गई, 80 लाख रुपीस फंड्स रेज करने। इशूड कैपिटल कंपनी पर डिपेंड होगी कि वो कितना रेज करना चाहती है। ठीक है, वो कितना रेज करना चाहती है। फॉर एग्जांपल हमारे केस में रिलायंस रेज करना चाहती है 50 लाख रुपीस, तो ये हो गई उसकी इशूड कैपिटल। मतलब रिलायंस कंपनी के मालिक खड़े हैं बाहर कि हाँ जी हमें 50 लाख रुपीस चाहिए, इस केस में मतलब 10 रुपए का एक शेयर है, 5 लाख है हमारे पास, जितने इन्वेस्ट करने करो। दैट इज इशूड कैपिटल। अब ध्यान से सुनना, जो हमारी इशूड कैपिटल होगी वो हमेशा, जो इशूड कैपिटल होगी वो हमेशा या तो कम होगी ऑथराइज्ड कैपिटल से या तो इक्वल होगी, है ना। देखो मैक्सिमम परमिशन जब 80 लाख रुपीस की मिली हुई है, क्या हम 90 लाख के शेयर्स इशू कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो या तो इससे कम होगी
मतलब कम तो हम इशू कर सकते हैं कि भाई 80 लाख की परमिशन मिली हुई है, मैंने 50 लाख रेज करने हैं, दैट इज कम होगी, या मैं पूरे 80 के 80 लाख भी इशू कर सकता हूं, ठीक है। और लास्ट आती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है सर? अभी हमने बात करी, अंबानी जी खड़े होंगे 10 रुपए वाला शेयर लेके, उनके पास 5 लाख कॉपीज हैं इन शेयर्स की, लोगों को बेचने। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब होता है कि कितने लोग, कितने इन्वेस्टर्स वो शेयर्स खरीदने आए। लेट सपोज मैंने कितने मांगे थे, कितने मांगे थे, मैंने 500 मांगे थे, मैंने 500 मांगे, किसी और ने 10 मांगे, किसी ने 20 मांगे, किसी ने 1000 मांगे, किसी ने 5 लाख मतलब 1 लाख मांगे, किसी ने 1000 मांगे, तो टोटल कितने डिमांड आई, दैट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब वो रिलायंस कंपनी के ओनर्स खड़े थे कि हमें शेयर्स, हमारे शेयर ले लो, हमारे शेयर ले लो, हमारे शेयर ले लो, तो ऑब्वियस अब लोग आएंगे इन्वेस्ट करने। जैसे मैं गया था, मैंने क्या इतने बोलते कि मेरे को 500 शेयर्स दे दो, ऐसी कोई और आएगा कि मेरे को 2 दे दो, मेरे को 1 दे दो, मेरे को 20 दे दो, मेरे को 100 दे दो। ऐसे जब टोटल कर लेंगे जितने की डिमांड आएगी, दैट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और हंसना मत, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, ये सब इलेक्ट्रॉनिक में होता है। हम वहां पे अपनी डिमांड्स पुट करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, आईपीओ में जाके कि हाँ मेरे को इतने शेयर्स खरीदने हैं, तो वो लॉट्स में ही खरीदे जाते हैं, ठीक है, ये एग्जांपल समझने के लिए। तो ये वो होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल हमारी। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल में भी 3 चीजें हो सकती हैं। रिलायंस के ओनर कितना चाहते थे कि हम 10 रुपीज वाला, फिर वापसी आ जाओ, 5 लाख शेयर्स इशू करना चाहते हैं। कितने शेयर्स बेचना चाहते हैं? 5 लाख शेयर्स बेचना चाहते हैं, ताकि उनका 50 कैपिटल फंड्स रेज हो जाए, 50 कैपिटल 50 लाख रेज हो जाए। अब 3 चीजें हो सकती हैं कि डिमांड भी 5 लाख शेयर्स की है, मतलब वो चाहते कितने थे, 5 लाख इशू करना, और डिमांड भी कितने की आई, सब्सक्रिप्शन भी कितने की आई, 5 लाख शेयर्स की, दैट इज इक्वल सब्सक्रिप्शन। फिर क्या हो सकता है कि लेट सपोज सिर्फ डिमांड ही आई 3 लाख शेयर्स की, और वो चाहते थे कि 5 लाख बेचें, मतलब इशूड 5 लाख थी लेकिन डिमांड ही सिर्फ 3 लाख की आई, दैट इज अंडर सब्सक्रिप्शन। मतलब ओनर्स खड़े हैं कि हमसे शेयर ले लो, शेयर ले लो, सिर्फ 5 लाख शेयर्स बेचना चाहते हैं वो, लेकिन लोग खरीदने के लिए ही सिर्फ 3 लाख शेयर्स की डिमांड आई। या तो दूसरी चीज हो सकती है कि मान लो वो 5 लाख बेचना चाहते हैं, डिमांड आ गई 8 लाख की या 9 लाख की, मतलब ज्यादा की आ गई, दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। समझ आया? रिलायंस जी खड़े हैं बाहर, 5 लाख शेयर्स बेचना मुझे 10 रुपीज वाले, अगर कम लोग आए खरीदने तो अंडर सब्सक्रिप्शन, अगर सेम आए तो इक्वल सब्सक्रिप्शन, ज्यादा लोग आ गए तो ओवर सब्सक्रिप्शन। अब सर ओवर से देखो, अंडर सब्सक्रिप्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो 3 लाख आए होंगे उन्हें हम दे देंगे। अच्छा, इसमें भी एक रूल होता है, याद रखना, उसमें हम डिटेल में नहीं जा रहे कि 90% जब होगा तभी आप अलॉट कर सकते हो शेयर्स, वरना नहीं कर सकते। मतलब अगर 90% पैसा 5 लाख 50 लाख का 90% आपको रिसीव, मतलब 90% सब्सक्राइब होगा 5 लाख का, 5 लाख का 90% सब्सक्राइब होगा तभी आप अलॉट कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। उसमें भी डिटेल में जाना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि भाई हम 5 लाख बेचना चाहते थे, लोग 3 लाख खरीद रहे हैं। फिर अपने एग्जाम्पल पे आते हैं, 3 लाख खरीद रहे हैं, जो 3 लाख खरीदने के लिए तैयार है हम उन्हें हम शेयर्स दे देंगे। इक्वल में भी कोई दिक्कत नहीं, हम बेचना 5 लाख चाहते हैं, मतलब कंपनी बेचना 5 लाख चाहती है, लोग खरीदना 5 लाख चाहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? इधर आती है, खरीदने वाले 8 लाख पीपल हैं, हमारे पास शेयर्स हैं 5 लाख। खरीदने वाले 8 लाख पीपल हैं, हमारे पास शेयर्स हैं 5 लाख। अब इसमें कई सारी चीजें हो सकती हैं। पहली चीज क्या कि कंपनी जो पहले 5 लाख आए उन्हें तो शेयर्स दे दिए, बाकी वो 3 लाख को मना कर दिया, बाकी जो 3 लाख खरीदने आए थे उन्हें मना कर दिया। दूसरा क्या हो सकता है, कंपनी कर सकती है प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट, सर प्रो राटा अलॉटमेंट क्या होता है, ध्यान से सुन। मान लो हरनीत सिंह ने, कंपनी ने 8 लाख शेयर, मतलब 5 लाख शेयर इशू करने थे, डिमांड कितने की आई, 8 लाख की। तो कंपनी क्या करेगी, सबको सारे नहीं देगी, कुछ कुछ हिस्सा दे देगी। लेट सपोज कि मैंने, क्या हुआ, लेट सपोज मैंने कंपनी से 80 शेयर्स मांगे थे, एक एग्जांपल चेंज कर रहा हूं, लेट सपोज मैंने कंपनी से 80 शेयर्स मांगे, या किसी इंडिविजुअल ने 80 शेयर्स मांगे थे। कंपनी क्या करेगी, उसे सिर्फ 50 शेयर्स दे देगी, ताकि कोई नाराज ना जाए, सब खुश होके जाए, सबको कुछ ना कुछ मिल जाए। मतलब 8:5 में बांट देगी, जिसने 8 शेयर मांगे थे उन्हें 5 शेयर्स दे देगी, जिसने 800 मांगे थे उन्हें 500 मिल जाएंगे, दैट इज प्रो राटा अलॉट। ठीक है, इसे डिटेल में और आगे डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्या होता है, तो इन दोनों का मिक्स कर लें कि कुछ को तो पूरे पूरे दे दिए, कुछ के साथ प्रो राटा अलॉटमेंट कर।
मतलब कोई भी टेक्निक कंपनी अडॉप्ट कर सकती है जब उसके पास ओवर सब्सक्रिप्शन हो। समझ आ गया? चलें आगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास इनकी सबकी जर्नल एंट्रीज और डिफरेंट सिचुएशन। अभी हमने पूरा बेसिक कवर कर लिया कि आप जर्नल एंट्री समझ, तो अब एक एक केस उठाऊंगा मैं और जर्नल एंट्री डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इक्वल सब्सक्रिप्शन की, और जो शेयर्स इशू करे गए हैं पार पे करेंगे। इक्वल सब्सक्रिप्शन क्या था कि मतलब जितने कंपनी बेचना चाहती है उतने की ही डिमांड आई, दैट इज इक्वल सब्सक्रिप्शन। और मैंने एग्जांपल ले लिया, कंपनी 10,000 शेयर्स बेचना चाहती है, मतलब सब्सक्रिप्शन भी कितने की आई होगी, 10,000 शेयर्स की। और एट पार का मतलब कंपनी ने प्राइस रख रखा है 10 रुपीज, तो कंपनी बेच में मतलब शेयर का फेस वैल्यू, शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज, और कंपनी बेच भी कितने रुपए में रही है, 10 रुपीज में। और जो मंगवा रही है इंस्टॉलमेंट्स में मंगवा रही है, 3 रुपए एप्लीकेशन मनी पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे और 2 रुपए सेकंड कॉल पे। सर इसका मतलब ध्यान से सुनना, अभी मैंने बोला कंपनी जरूरी नहीं है कि 10 रुपए पूरे के पूरे एक साथ मतलब एक साथ भी मंगवा सकती है और इंस्टॉलमेंट में भी मंगवा सकती है। जैसे इस केस में क्या हो रहा है, 3, 3, 2 और 2। पहले कंसेप्ट समझना फिर आगे बात करें। याद है मैंने कहा था इंस्टॉलमेंट्स में मंगवा सकती है। अब जब मैं शेयर खरीदने गया, मतलब लेट सपोज अंबानी जी खड़े थे यहाँ पे, वो शेयर्स बेच रहे हैं, होगा क्या, सबसे पहले वो लोगों से पैसा ले लेंगे, देखेंगे ना कितने लोग खरीदना चाह रहे हैं। तो जब हम शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे कि हाँ भाई मुझे भी खरीदना है, मुझे भी खरीदना है, तो हम कुछ मनी डिपॉजिट करेंगे कुछ मनी डिपॉजिट करेंगे। अब लेट सपोज रिलायंस ने कहा, मतलब एक तो उससे कि वो पूरे की पूरी मंगा ले, दूसरा तरीका क्या, उन्होंने कहा कि अभी आप 3 रुपए जमा करवा दो, दैट इज एप्लीकेशन मनी। मतलब जब इन्वेस्टर अप्लाई करेगा, जब मैं अप्लाई करूंगा, तो मैंने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, 500 शेयर्स के लिए, तो मुझे इंटू 3 1500 रुपीज डिपॉजिट कराने पड़ेंगे एप्लीकेशन में। अब कंपनी पहले सबकी एप्लीकेशन मनी रिसीव कर लेगी, सबकी एप्लीकेशन मनी रिसीव कर लेगी, फिर वो चेक करेगी क्या इक्वल सब्सक्रिप्शन है, अंडर सब्सक्रिप्शन है या ओवर सब्सक्रिप्शन है। अंडर हुआ तो 90% वाला क्राइटेरिया देखेगी, अगर 90% वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो जितनों ने अप्लाई किया था सबको दे देगी, और अगर इक्वल है तो प्रॉब्लम ही नहीं, जितनों ने अप्लाई किया है उतनों को मिल जाएंगे। अगर ओवर एप्लीकेशन है तो अलग चीज हो गई। अभी हम बात कर रहे हैं इक्वल सब्सक्रिप्शन की। अब कंपनी ने डिसाइड कर लिया, हाँ जी सब इक्वल सब्सक्रिप्शन है हमारे पास, हमने बेचना कितना चाहते थे, 10,000 शेयर्स, लोग खरीदना भी कितने चाहते हैं, 10,000 शेयर्स, मतलब टोटल लोग कितना खरीदना चाहते हैं, 10,000 शेयर्स, सबको हम शेयर्स दे देंगे। पहले 3 रुपए और दिए हुए थे, अब कंपनी आएगी, हरनीत सिंह आपको शेयर अलॉट किया जाता है येलो शेयर, हरनीत सिंह आपको शेयर अलॉट किया जाता है येलो शेयर। वो शेयर्स मेरे को दे देगी, कहेगी अच्छा रुको मेरे को 3 रुपए और दे दो, अभी 3 रुपए और दे दो, तो ये हो गई हमारी अलॉटमेंट मनी, ये हो गई हमारी अलॉटमेंट मनी। तो पहले जब मैंने एप्लीकेशन फाइल करी थी तो एक 3 रुपए जमा कराए थे, 3 रुपए मैंने और जमा करवा दिए, अब मेरे हाथ में शेयर तो आ गया 10 रुपए वाला, और मैंने कंपनी को अभी तक कितने रुपए दिए हैं, 6 रुपए। तो कंपनी कहती है जब भी 2 रुपए मंगवाने होंगे तब हम मंगवा लेंगे। तो पहली क्या होती है, एप्लीकेशन मनी, दूसरी क्या होती है, अलॉटमेंट मनी, उसके बाद वाली को कहते हैं हम कॉल्स। क्या कहते हैं, कॉल्स। वो फर्स्ट कॉल हो सकती है, सेकंड कॉल हो गई, अगर और होगी तो थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, जितनी कॉल्स में कंपनी पैसा मंगवाना चाहती है। समझ आ गया? एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखो मान लो 20 रुपीज का शेयर है, कंपनी इंस्टॉलमेंट्स में मंगवा रही है। कंपनी ने क्या किया, पहले बोला कि 10 रुपीज एप्लीकेशन के टाइम देने हैं, और सीधा बोल दिया 5 रुपीज अलॉटमेंट के टाइम पे देने हैं, और 5 रुपीज कॉल मनी जब हम मंगवाएंगे। ये हो गया हमारा एप्लीकेशन, कि जब कोई अप्लाई करेगा तब उसे 10 रुपीज डिपॉजिट कराना पड़ेंगे, अगर उसे शेयर्स अलॉट हो रहे हैं तो उसे 5 रुपीज जमा कराने पड़ेंगे, और जब कंपनी कॉल मंगवाएगी तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तब उसे 5 रुपीज जमा कराने हैं। अब एक चीज और सकती है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज 15 रुपीज, कंपनी ने क्या करा, सिर्फ 10 रुपए एप्लीकेशन में मंगवाए और 5 रुपए अलॉटमेंट में मंगवाए, कॉल मंगवाई नहीं, मतलब आगे जरूरी नहीं है। एक हो सकता है कि कंपनी ने पूरे के पूरे लेट सपोज 10 रुपए 10 रुपए एप्लीकेशन अलॉटमेंट, मतलब एप्लीकेशन के टाइम पे मंगवा लिए। रियलिटी में भी यही होता है, कंपनी पूरे पैसे पहले ही मंगवा लेती है। अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर हमें शेयर नहीं मिला तो क्या होगा, वो आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं इक्वल सब्सक्रिप्शन। इक्वल सब्सक्रिप्शन मतलब कंपनी जितने शेयर्स देना चाहती है उतने खरीदने वाले हैं, तो उस केस में हमें तो मिल जाएगा भाई। ठीक, समझ आ गया? वो केस आएगा हमारा कब,
जब ओवर सब्सक्रिप्शन होगी। चलो अब जर्नल एंट्रीज देखते हैं, इसकी ध्यान से सुनना। सबसे पहले हुआ क्या, हमने एप्लीकेशन मनी दी कंपनीज को, राइट, कि भाई मुझे भी शेयर्स खरीदने हैं। कंपनी के पास होगा क्या, एप्लीकेशन मनी आएगी, राइट और रॉन्ग। जब कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी आएगी तो होता क्या है, पैसा आया, कैश आया, तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट होगा। क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट होगा। कितनी अमाउंट से होगा, देखो कंपनी 10,000 है और सारे लोग खरीदने वाले हैं, तो सब एप्लीकेशन मनी में कितने रुपए देंगे, 3 रुपीज देंगे, तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई, 30,000 रुपीज। किस रीजन से आए, टू शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिटेड 30,000, ये मैंने लिख दिया रीजन, ठीक है। ये कब है, जब मुझे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई, राइट। जब एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो गई, तब की 10,000 की रिसीव हो गई, फिर मैंने चेक किया ओवर है, इक्वल अंडर है, तो मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे इक्वल है, मतलब मैं बेचना 10,000 चाहता था, खरीदना भी 10,000 चाहते थे। अब मैं क्या करूंगा, सबको अलॉटमेंट कर दूंगा कि हाँ भाई ठीक है, आपके लिए ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस एप्लीकेशन मनी को, इस शेयर एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दूंगा। पहले ये पैसा मेरे पास पड़ा था, या तो ये वापसी भी करना पड़ सकता था अगर ओवर एप्लीकेशन हो जाती, या अगर बहुत ही अंडर हो जाती तब भी वापसी करना पड़ जाता था। अभी मैंने क्या देखा कि ठीक है, हम इनको शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, अब ये पैसा उठा के मैंने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट, 30,000। ये क्या हुआ है, जो एप्लीकेशन मनी हमने रिसीव करी थी उसे हमने ट्रांसफर किया है, एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर किया, ठीक है। और साथ साथ क्या करेंगे, देखो पहले क्या होता है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई, हमने देखा इक्वल सब्सक्रिप्शन है, सबसे सबकी अमाउंट को हमने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल में, उनको शेयर दे देगी कंपनी और कहेगी लाओ बेटा अलॉटमेंट पैसा लाओ। क्या कहेगी, लाओ अलॉटमेंट के पैसे दो, हम आपको शेयर दे रहे हैं, आपको अलॉट कर रहे हैं, लाओ अलॉटमेंट के पैसे दो। तो यहां पे क्या होगा, अब अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू होगी, मतलब कंपनी को अलॉटमेंट की मनी रिसीव्ड करनी है, तो उसके लिए वो क्या एंट्री पास करेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। अलॉटमेंट की अमाउंट कितनी है, 3 रुपीज, टोटल शेयर्स कितने हैं 10,000, 30,000 हो गई ये भी, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000। समझ आ गया। सबसे पहले हमने किया क्या, एप्लीकेशन मनी को रिसीव किया, फिर एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर किया। इन दोनों मतलब ये सेम डेट पे काम हो रहा होगा कि जब एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर किया हमने अलॉटमेंट का ड्यू कर दिया कि अच्छा 10,000 लोग खरीदने आए हुए थे, हमने कहा कि आपको शेयर अलॉट होते हैं, लाओ अलॉटमेंट का पैसा दो। अलॉटमेंट का पैसा हमने ड्यू कर दिया, शेयर कैपिटल में पैसा जाना चाहिए, किस रीजन से जाना चाहिए, शेयर अलॉटमेंट का। नेक्स्ट काम क्या होगा, अब शेयर होल्डर्स हमें अलॉटमेंट का पैसा देंगे, अलॉटमेंट की मनी देंगे, तो अब जो अलॉटमेंट की मनी है उसकी पेमेंट हम रिसीव्ड करेंगे, राइट। अलॉटमेंट की पेमेंट रिसीव करेंगे, तो उसका पैसा अकाउंट क्या होगा, देखो जब पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, कितना आया 30,000 रुपीज, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, किस रीजन से आया, अलॉटमेंट अकाउंट 30,000 रुपीज। समझ आ गया। देखो एप्लीकेशन मनी को हमने पहले रिसीव किया और उसे ट्रांसफर कर दिया, फिर अलॉटमेंट मनी को हमने ड्यू करा, फिर रिसीव कर लिया। अब जब 1 महीना फिर बीतेगा, हम उन्हें कहेंगे, शेयर होल्डर्स को कहेंगे लाओ बेटा फर्स्ट कॉल का पैसा दो, तो यहां क्या करेंगे, हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे कि लाओ पैसा दो, तो क्या होगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, कितनी अमाउंट आएगी, 2 रुपीज, 10,000 शेयर से 20,000 रुपीज हमने ड्यू कर दिए, टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट
20,000 रुपीज। होगा क्या, शेयर होल्डर सारा पैसा देंगे तो हमारी क्या होगी, जो फर्स्ट कॉल है उस वो अमाउंट रिसीव होगी अब, राइट, रिसीव होगी। तो क्या होगा, वही बैंक अकाउंट डेबिटेड, कितना आएगा 20,000 रुपीज। टू, किस रीजन से आया, शेयर फर्स्ट कॉल हमने मंगवाई थी, अकाउंट क्रेडिटेड 20,000। ठीक है, थर्ड काम करेंगे। अब फर्स्ट कॉल को हमने ड्यू करा और रिसीव कर लिया, फिर एक महीना फिर बीता, फिर हमने क्या किया, सेकंड कॉल को ड्यू करा और फिर रिसीव करेंगे। तो अब सेकंड कॉल और फाइनल कॉल हमारी ड्यू होगी, तो उसकी एंट्री क्या होगी, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड, कितनी अमाउंट की है, 2 रुपीज की, तो 20,000 जी हो गया। टू, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड 20,000। अब जब शेयर होल्डर्स पेमेंट करेंगे तो हमें पैसे रिसीव होंगे, कैसे रिसीव होंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 20,000 रुपीज टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिटेड 20,000। समझ आ गया। थर्ड काम मतलब लास्ट पैसे भी हमें शेयर होल्डर से मिल गए। मुझे पता है आपके माइंड में बड़े सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, सर किसी ने मना कर दिया तो क्या होगा, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हुई तो क्या होगा, वो सब डिस्कस करेंगे एक एक करके, अगना नहीं भाई, एक एक करके डिस्कस कर, बेसिक समझो पहले। समझ आया। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी हमने रिसीव करी, एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर किया, अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी, बस ध्यान रखना ये पहले रिसीव होती है और बाद में ट्रांसफर होती है, बाकी सब में पहले ट्रांसफर होती है, मतलब पहले ड्यू हुई फिर हमारी रिसीव हुई, फिर ड्यू हुई फिर रिसीव हुई, फिर ड्यू हुई फिर रिसीव हुई, यही होता है ना। देखो पहले हमने शेयर के लिए अप्लाई किया होगा शेयर होल्डर्स ने, तो बैंक के कंपनी के पास पैसा आया, अगर शेयर अलॉट करेगी तो पैसा ट्रांसफर कर दिया कैपिटल में, अब वो कहेगी लाओ अलॉटमेंट मनी दो, तो अलॉटमेंट मनी को ड्यू किया, फिर शेयर होल्डर्स पैसा देंगे अलॉटमेंट का, जिन्हें हमें शेयर्स अलॉट करेंगे। फिर क्या होगा, वो फर्स्ट कॉल को ड्यू करेगी, लाओ पैसा दो, ड्यू करी, फिर उन्हें पेमेंट रिसीव्ड होगी शेयर होल्डर से। एंड थर्ड क्या होगा कि वो फिर कहेगी कि भाई ड्यू हो गई आपकी अमाउंट और फिर शेयर होल्डर्स पे करेंगे, राइट। देखो अगर आपको याद हो पार्टनरशिप में या सोल प्रोप्राइटरशिप में एंट्रीज क्या होती थी हमारी, याद करो, जब भी कोई इन्वेस्टर पैसा डालता, मतलब कोई ओनर पैसा डालता था तो क्या होता था, बैंक अकाउंट डेबिटेड और कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड, राइट और रॉन्ग, यही एंट्री करते थे सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में भी, इधर भी तो यही कर रहे हैं। देखना अगर मैं इन दोनों को एंट्री का कंबाइन मारता तो शेयर के एप्लीकेशन से शेयर एप्लीकेशन कट जाता, तो एक कॉन्ट्रा एंट्री आती बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने मेंशन किया कि कैपिटल कहां से आया, शेयर्स के थ्रू आया, ठीक है, वो तो वही रहना काम, बट हमें ऐसा पेपर में नहीं करना, कंबाइंड एंट्री नहीं पानी, हमें पूरी डिटेल में देना कि पहले अमाउंट रिसीव होती है फिर ट्रांसफर होती है, बट कंसेप्ट सेम का सेम ही है, ठीक है, समझ आ गया। अब बाकी डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स पे रेटिंग देनी है कि आपको वीडियो में कंसेप्ट कितना समझ आया, मींस आपको 10 में से बताने हैं कि सर 4, 5, 8, 9 या 10 आउट ऑफ 10 कितना कंसेप्ट, कितना क्लैरिटी थी वीडियो में, वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। So that's all for today. Bye bye. Take care. See you soon.